एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन एफएफ। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ फेथ का आखिरी पार्ट शेयर करने जा रही हूँ। इस पार्ट का जब मैंने पार्ट 3 शेयर किया था तब लिटरली एक भी कमेंट नहीं आया था, तब मुझे लगा कि आपको ये पार्ट पसंद नहीं, इसीलिए जितना भी बचा कुचा पार्ट था उसको मैं अब एक ही वीडियो में लेकर आई हूँ। तो ये वीडियो का लास्ट पार्ट होगा। तो आइए पार्ट को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांग जी की ज़बरदस्ती शादी करवा दी गई थी। वहीं वांग जी के बारे में र्यूमर्स थे कि वो अगली हैं। उसके बाद विंग को मैडम यू ने एक दवाई दी थी जिसकी वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और वांग जी की बिना मर्जी के वो उसके साथ इंटीमेट हुआ। लेकिन सुबह जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने वांग जी से माफ़ी मांगी। उसके बाद वो वांग जी घुमाने के लिए युनमक ले गया था। वो लोग एक होटल में थे और वहाँ पर खाना खा रहे थे। तभी वांग जी ने स्पाइसी फूड खा लिया। उसकी वजह से उसको बहुत ही ज़्यादा तीखा लग रहा था, इसीलिए विंग ने बिना कुछ सोचे समझे ही उसे पब्लिक में सबके सामने किस कर लिया। वही पब्लिक ये सोच रही थी कि विंग शादी के दूसरे दिन ही अपने हस्बैंड पर चीट कर रहा है, क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था और उसके बारे में रूमर्स था कि वो अगली है, इसीलिए उनको लग रहा था कि वो जैन किसी और के साथ है। तो अब देखते हैं आगे। खाने के बाद वो सब होटल से बाहर आए और मार्केट में चले गए। वो लोग मार्केट में चारों तरफ घूम रहे थे और वो जैन हर लड़के के साथ फ्लर्ट कर रहा था। वांग जी बस उसे ऑब्जर्व कर रहा था क्योंकि ये सब चीज़ें उसके लिए नई थी। वांग जी को नहीं समझ आ रहा था कि विंग हर सुंदर लड़के के साथ फ्लर्ट कर रहा है, लेकिन वांग जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि विंग किसी और लड़के के साथ बातें कर रहा है और हंस रहा है। लेकिन बहुत वांग जी के साथ भी फ्लर्ट और बात करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वो वांग जी की ब्यूटी से इम्प्रेस थे, लेकिन वांग जी उनसे किसी से भी बात नहीं कर रहा था। मार्केट के एक कोने में एक डांस चल रहा था। विंग ने मार्केट के वांग जी का हाथ पकड़ा और वो उसे उस तरफ ले गया और उस भीड़ में खो गया और यानी और चेंग दूसरी तरफ चले गए। वांग जी उस डांस को एंजॉय कर रहा था, लेकिन जल्द ही वो डांस खत्म हो गया और वांग जी का फेस थोड़ा सा सैड लगने लगा। विंग वरीड हो गया। क्या तुम और डांस देखना चाहते हो? उसने पूछा। वांग जी की आंखों में चमक आ गई और उसने विंग की तरफ देखा। विंग ने एक बड़ी सी स्माइल के साथ कहा, मेरे साथ आओ लंजा, मैं तुम्हें ऐसी जगह लेकर चलता हूँ जहाँ बहुत सारे ब्यूटीफुल लड़कियां डांस करती हैं। विंग ने वांग जी का हाथ पकड़ा और उसको ब्रोथल की तरफ खींचता हुआ ले गया। ब्रोथल में जाने के बाद विंग बहुत एक्साइटेड हो गया और वांग जी को डांस स्टेज पर ले गया और जैसा कि उसका नेचर है वो लड़कियों के साथ डांस करने लगा। वांग जी विंग की तरफ ग्लेयर कर रहा था। उसे ये कतई पसंद नहीं आया, लेकिन वो जैन डांस में बिजी था। उसी समय वांग जी को गर्ल्स के एक ग्रुप ने अप्रोच किया और उसके साथ डांस करने के लिए पूछा और उसे टच करने लगी, लेकिन वांग जी को वहाँ अनईजी फील हुआ और वो वहाँ से चला गया। उस जगह से वांग जी एक दूसरे रूम में एंटर कर गया जहाँ लड़कियाँ कपड़े पहन रही थी और मेकअप कर रही थी। वांग जी को नर्वस फील हुआ और वो तुरंत उस रूम से दूसरे रूम में चला गया। उस रूम में कुछ लोग थे जो ड्रिंक कर रहे थे। वांग जी थोड़ा सा डर गया क्योंकि वो यहाँ नया था। उसने अपना रास्ता खो दिया। उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो विंग को कैसे ढूंढे। तभी एक मैन उसके पास आया और उसने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, ब्यूटी, मैंने तुम्हें यहाँ आज से पहले कभी नहीं देखा। आज रात मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूँगा। ये बोलकर उसने वांग जी को गलत तरीके से छूने की कोशिश की। वांग जी ने खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो पर्सन उसे और ज़्यादा फोर्स करने लगा। वांग जी ने अपनी ताकत का इस्तेमाल जारी रखा, लेकिन उसकी आंखें बड़ी हो गई जब उसे रियलाइज़ हुआ कि उसके सामने जो पर्सन है वो एक इमोर्टल है। वो कभी भी इमोर्टल कल्टीवेटर के सामने नहीं टिक सकता। इस पल वांग जी बहुत ज़्यादा डर गया था। वो मैन वांग जी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था और वो उसे रोकने की, तभी किसी ने उसे ज़ोर से किक किया जिससे वो रूम के फ्लोर पर गिर गया। जब वांग जी ने देखा तो उसने सामने वूजियान था। वांग जी की आंखों से पानी की एक बूंद बह गई। उसने वूजियान विंग को देखकर थोड़ा सा रिलीफ फील हुआ। वहीं विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसने अपने दोनों हाथों को उस पर्सन के शोल्डर पर रखा और गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पार्टनर की तरफ देखने की?
ये बोलकर वो उस मैन को पीटना चाहता था और वांग जी उसे रोकना चाहता था क्योंकि वो इमोर्टल कल्टीवेटर के साथ डील नहीं कर पाएगा। विंग और वो इमोर्टल एक दूसरे की तरफ फियर्स थे। दोनों ने अपने वेपन्स निकाल लिए लेकिन विंग ने उस इमोर्टल कल्टीवेटर को हरा दिया। ये देखकर इमोर्टल कल्टीवेटर सरप्राइज था क्योंकि एक मोर्टल कल्टीवेटर ने उसे हरा दिया था। सभी सरप्राइज थे, खासकर वांग जी। उसने कभी ये नहीं सोचा था। वू जियान ने धीरे धीरे उस कल्टीवेटर को अप्रोच किया और कहा, तुम्हें मेरे पार्टनर की तरफ देखने और उसे टच करने के लिए पनिशमेंट मिलनी चाहिए। विंग की डीप वॉइस और टेरिबल अपीयरेंस को देखकर वो कल्टीवेटर डर गया और वांग जी के पास आया और अपनी जान की भीख मांगने लगा और वांग जी को उसकी मदद के लिए बोलने लगा। लेकिन वांग जी तो विंग की तरफ ही देख रहा था, जैसे वो विंग की इस नई फॉर्म में खो गया था। क्योंकि जिस वूजियान को वो 2 दिन से जानता था वो बहुत चीयरफुल था, लेकिन जिस वूजियान को अभी देख रहा था वो कम्प्लीटली डिफरेंट था। लेकिन वो जब होश में आया, जब वो कल्टीवेटर उसके फुट में बेक कर रहा था, इसीलिए वो विंग के पास गया और उसे हक कर लिया और कहा, शांत हो जाओ। वो कल्टीवेटर वहाँ से भाग गया। तब वांग जी विंग को काम करने में बिजी था। उस ब्रोथल का हाल बहुत बुरा हो चुका था, सभी चीज़ें टूट चुकी थी। इसीलिए वो ब्रोथल ओनर उनके पास आया और वो किया। इसीलिए विंग ने अपने पास से मनी पाउच निकाला और उस मैन को दे दिया। ये मनी पाउच उस ओनर के लिए काफ़ी था, इसीलिए वो बहुत खुश हो गया। वांग जी और विंग उस जगह से बाहर आ गए। वू जियान वांग जी के साथ ब्रोथल से बाहर आया और वो बोट में चले गए। वांग जी चुपचाप बोट में बैठा था। विंग ने अपना सिर वांग जी की लेप में रखा था और वो अपने ख्यालों में खोया हुआ था। उसने वांग जी को ऐसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था, उसे अपनी ड्यूटी ठीक से करनी चाहिए थी। वो फेल हो गया। वो वांग जी को प्रोटेक्ट करने में फेल हो गया। वो बच्चों जैसे कैसे रिएक्ट कर सकता है। वो गहराई से अपने ख्यालों में था और वांग जी उसका सिर पेट कर रहा था। उसने आज विंग का एक नया रूप देखा है जिससे वो अभी तक बाहर नहीं आ पाया है। वो डरा हुआ भी था और आज उसने अपने हस्बैंड पर प्राउड फील हो रहा था क्योंकि एक साधारण कल्टीवेटर होकर उसने एक इमोर्टल कल्टीवेटर को फाइट में हरा दिया था। वो कोई साधारण चीज़ नहीं थी। और हाँ, ये इशू कोई कॉमन नहीं था और ये बात जंगल की आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई। जब वो अपने सेक्ट पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मैडमी उनके सामने खड़ी थी और वो बहुत गुस्से में लग रही थी। वो जैन मैडमी की तरह कन्फ्यूजिंगली देख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तभी उसने उस ब्रोथल ओनर को मैडमी के पास देखा। इनफैक्ट वो ब्रोथल ओनर इतना लालची था कि मैडमी के पास और मनी लेने आ गया और सब कुछ उन्हें बता दिया, बस ये छोड़कर कि विंग ने फाइट क्यों की और उसको ऑलरेडी ही पे कर दिया गया है। इसीलिए मैडम यू गुस्सा हो गई और कहा, तुम्हारे जैसा बेटा इस सेक्ट का कमांडर बनने के लायक नहीं है, प्रिंस बनने के लायक नहीं है। हमने किसी को ये नहीं सिखाया कि वो ब्रोथल में जाए और गरीब लोगों को लूटे। तुम बस अपने पेरेंट्स की तरह हो। मैं तुम्हें शुरू से ही अपने बच्चों के साथ नहीं मिलाना चाहती थी क्योंकि तुम्हारे इस लो नेचर की वजह से। विंग ने अपने सिर को झुका रखा था और सभी शब्दों को चुपचाप सुन रहा था क्योंकि ये सब रोज़ाना वो सुनता था। लेकिन मैडम यू के शब्द आज ज़्यादा कठोर लग रहे थे क्योंकि आज उसका हस्बैंड उसके पास खड़ा था। वांग जी भी चुपचाप ये सब सुन रहा था क्योंकि उसे रियलाइज़ हो गया था कि वो उनका फोस्टर चाइल्ड है। लेकिन वो अन्याय को चुपचाप नहीं सहेगा। उसने खुद के साथ बहुत अन्याय सहा है, लेकिन वो यही अन्याय अपने हस्बैंड के साथ नहीं होने देगा। वो ऐसा कभी नहीं होने देगा। इसीलिए वो सामने आया। एक्सक्यूज़ मी, लेकिन आप भी इस सेक्ट के लीडर होने के लायक नहीं हैं, वांग जी ने काम वॉइस में कहा। यह सुनकर मैडम यू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। आज से पहले किसी ने उनसे ऐसे बात नहीं की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने की? यहाँ ऑफेंस की कोई बात नहीं है। लीडर्स का जॉब होता है किसी भी इशू को पूरी डिटेल जानना, लेकिन आपने सिर्फ एक तरफ का बयान सुना। फिर वांग जी उस ब्रोथल ओनर के पास गया और पूछा, तुमने मैडम यू को क्यों नहीं बताया कि तुम्हें कंपनसेशन पेड कर दिया गया है? वो पर्सन वांग जी के उस एक्सप्रेशनलेस फेस को देखकर कांप रहा था। मेरा ये मतलब नहीं था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, उस पर्सन ने कहा। फिर वांग जी मैडम यू के सामने आया और कहा, मेरे हस्बैंड ने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ाई की थी। उस जगह में हैरेस हो रहा था। मेरे हस्बैंड ने क्या
क्या गलत किया? क्या वो अपने हस्बैंड को प्रोटेक्ट नहीं करता? यह न्याय मैंने किया है, मेरे साथ अन्याय हो रहा था। वांग जी ने ये सब मैडम यू की आंखों में देखते हुए कहा था और मैडम यू चुप हो गई क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो उस ब्रोथल ओनर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई क्योंकि ब्रोथल ओनर ने उन्हें ऐसा कुछ नहीं बताया, इसलिए उन्होंने ब्रोथल ओनर को पनिशमेंट दी। जियांग फेंग मियान ऐसे न्याय से बहुत इम्प्रेस हो गए। आज उन्हें बहुत अच्छा फील हो रहा था और वो बहुत खुश थे कि उन्होंने वो जियान के साथ शादी ऐसे लड़के से करवाई है। वो जियान अपने हस्बैंड को एडमायर कर रहा था। उसका हस्बैंड हर तरीके से परफेक्ट है। तभी यान ली और चेंग वहाँ आ गए और उन दोनों ने विंग को डांटा क्योंकि उसकी वजह से वो दोनों मार्केट में खो गए थे। उन्हें जब ये पता चला कि यहाँ क्या हुआ है, मार्केट में क्या हुआ था, उन्होंने वुशियन को बहुत डांटा क्योंकि विंग ऐसी स्टुपिडिटी कर कैसे सकता है। वो अपने न्यूली वेडेड हस्बैंड को ब्रोथल में ले गया। सीरियसली, कोई गधा ही ऐसा कर सकता है। वो ब्रदर और सिस्टर विंग को डांट रहे थे और विंग एक पाउट के साथ वहाँ खड़ा था और वुशियन के इस चाइल्डिश एक्ट से वांग जी के फेस पर स्माइल आ गई। वुशियन अपने रूम में बैठा तालिस्मान बना रहा था। वांग जी जस्ट शावर लेकर रूम में आया था। वांग जी के थिक ब्लैक हेयर से पानी ड्रिप हो रहा था और उसने एक थिक लेयर पहन रखी थी। वांग जी मिरर के सामने आया और अपने बालों को ड्राई करने लगा। वांग जी उन पानी की बूंदों के साथ बहुत हॉट लग रहा था और विंग उसे दूर से ही ऑब्जर्व कर रहा था। वो उसे शुरू से ही ऑब्जर्व कर रहा था जब से वो इस रूम में आया था। वांग जी को देखकर विंग की पूरी बॉडी में टिंगलिंग सेंसेशन हो रही थी। उस साइड से उसका लिटिल मेंबर भी स्टिफ हो गया था। विंग अपने अराउजल को फील कर सकता था। वो अपने लिटिल मेंबर को कर्स कर रहा था। बाय द वे, सब जानते हैं कि विंग कितना नोटी है। वो सबसे ज़्यादा नोटी और शेमलेस पर्सन है। उसने अपने तालिस्मान की मदद से एक पेपरमैन बनाया और उसे फ्लोर पर रख दिया और वो पेपरमैन वांग जी की तरफ बढ़ने लगा। उस पेपरमैन ने वांग जी के बालों को उसके शोल्डर से हटाया और वो नीचे गिर गए। उस पेपरमैन ने वांग जी के शोल्डर पर जो बूंदें थी उस पर किस किया और ऐसे बिहेवियर से वांग जी अचानक शिवर कर गया। वांग जी को जब अपने शोल्डर पर लिप्स का सॉफ्ट टच फील हुआ, उसने अपने हाथों को अपने शोल्डर पर रखा और पेपरमैन को अपने सामने लेकर आया। वह पेपरमैन उसे फ्लाइंग किसेस दे रहा था। वांग जी के ईयर्स कम्प्लीटली रेड हो गए। तभी वो पेपरमैन उड़ा और उसने अपने लिप्स को वांग जी के लिप्स पर रख दिया और उसे किस करने लगा। वांग जी की आंखें बड़ी हो गई क्योंकि वो पेपरमैन उसे हैरस कर रहा था। फिर उसने उस पेपरमैन को अपने लिप्स से हटा दिया, लेकिन वो पेपरमैन वांग जी के हाथ से जंप कर गया और उसके इनर क्लोथ्स में चला गया। वो पेपरमैन अंदर उसके स्टमक, नेवल और चेस्ट को रब करने लगा और किस करने लगा। इस वजह से उसकी पूरी बॉडी शिवर कर गई और वो अपनी जगह से उठ गया। एक डिफरेंट फीलिंग उसकी बॉडी पर आ गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने जो क्लॉथ लेयर पहन रखी थी उसे उतार दिया और हिलाने लगा जिससे वो पेपरमैन चला जाए। वो टॉपलेस था और उस पेपरमैन को ढूंढने की कोशिश कर रहा था जिसने थोड़ी देर पहले उसे हैरेस किया। इस बात से पूरी तरह से अनजान कि उसका हस्बैंड उसे लस्टफुल आइज से देख रहा था। वांग जिस पेपरमैन को देखने में बिजी था, तभी अचानक उसे फील हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने पीछे देखा तो पाया कि उसका हस्बैंड उसे देख रहा है। वांग जी ने जब अपने हस्बैंड की नज़रों को फॉलो किया तो वो ब्लश कर गया क्योंकि वो ऊपर से पूरी तरह नेकेड था। जैसे ही वो खुद को कवर करने जा रहा था, विंग ने उसके हाथों को पकड़ लिया और अपने पास खींच लिया और उन्हें उसकी वेस्ट के पीछे लॉक कर दिया। वो वांग जी को इतना क्लोज ले आया कि उसकी सांसें वांग जी को अपनी नेक पर फील हो रही थी। इससे वांग जी की पूरी बॉडी शिवर कर गई और शर्म से उसने अपनी आंखें नीचे कर ली। विंग, वांग जी ने लो वॉइस में कहा। एम्बेरसमेंट से उससे चीक रेड हो चुके थे। आई वॉन्ट यू टुडे, क्या तुम मुझे इजाज़त दोगे लिंजा? यह सुनकर वांग जी के ईयर रेड हो गए और विंग उसकी आंखों में देख रहा था। वांग जी ने जेंटली अपने हेड को नोट किया। इसके बाद विंग ने एक पल की भी देरी नहीं की और वांग जी को अपनी बाहों में उठा लिया। इस एक्शन से वांग जी थोड़ा नर्वस हो गया। विंग ने वांग जी को बेड पर रखा और उसके ऊपर आ गया। विंग ने धीरे से वांग जी के लिप्स को कैप्चर कर लिया और केयर के साथ उसे किस करने लगा। उसका दूसरा हाथ वांग जी की पूरी बॉडी पर फिर रहा था। वांग जी ने अपने हाथों की मुट्ठियाँ बांध रखी थी। उसका दिल उसकी चेस्ट में बहुत ज़ोर ज़ोर से बीट कर रहा था।
विंग स्लोली उसके लिप्स को सक कर रहा था और स्मॉल बाइट्स दे रहा था। वो अपने हाथों को स्लोली स्लोली वांग जी की वेस्ट से उसके स्टमक और आगे उसकी चेस्ट पर ले जाकर उसे प्रेस किया। वांग जिन जाने में ही माउथ से मौन कर गया। वो शियान रुक गया क्योंकि उसने ऐसी अट्रैक्टिव वॉइस सुनी। विंग ने वांग जी की आंखों में देखा और कहा, मैं और तुम्हें सुनना चाहता हूँ। वांग जी ने कन्फ्यूजन में विंग की तरफ देखा क्योंकि उसे नहीं समझ आ रहा था कि विंग क्या कहना चाहता है। विंग ने स्मिक किया और कहा, तुम बाद में समझ जाओगे लंजा। उसने धीरे से अपने लिप्स को वांग जी की नेक पर रखा और लाइटली उसे किस करने लगा। इससे वांग जी की पूरी बॉडी ट्रेमल कर गई और वांग जी को नहीं समझ आ रहा था कि उसकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है क्योंकि वो ये सब एक्सपीरियंस पहली बार कर रहा था। वांग जी अपने हाथों को विंग के बालों में ले गया और उसे टाइटली पकड़ लिया। विंग ने वांग जी की नेक पर लो मार्क बना दिया और इससे वांग जी मौन कर गया। उसके बाद विंग अपनी बॉडी पर लिक सक और बाइट करने लगा। लेकिन तभी वूशियान को कुछ याद आया, जैसे कुछ सीन्स उसके माइंड में फ्लैश हुए हों। उसे उसकी फर्स्ट नाइट पर क्या हुआ था वो सब याद आ गया। विंग तुरंत वांग जी से अलग हो गया और ऐसा करने से वांग जी ने विंग की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। वो वांग जी के पास गया और उसे टाइटली हग कर लिया। मुझे माफ़ कर दो लंजा, तुम्हें हर्ट करने के लिए, विंग ने कहा और वांग जी कन्फ्यूजन में उसे देखने लगा क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जब विंग ने उसे सब कुछ बताया और माफ़ी मांगी तब वांग जी ने उसे बताने की कोशिश की कि वो कब से ये सब भूल चुका है और उसे फ़र्क नहीं पड़ता। विंग बहुत खुश था क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसे माफ़ कर दिया था। उसने वांग जी के फोरहेड पर किस किया और उसे हक कर लिया। विंग अपनी फॉस्टर मदर से बहुत गुस्सा था क्योंकि उसकी वजह से ही उस रात उसने अपने हस्बैंड को इतना पेन दिया था। विंग ने वो काम जो अधूरा छोड़ दिया था उसको पूरा करने के लिए वांग जी की तरफ देखा और पाया कि वांग जी सो चुका है। विंग का चेहरा उतर गया। विंग ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसे अभी भी अराउजल फील हो रहा था और वांग जी सो चुका था। वो क्या कर सकता था। उसने खुद को काम डाउन किया और वो सो गया। अगली सुबह सभी लोटस फेयर में ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी एक कल्टीवेटर उनसे मिलने आया। वो कल्टीवेटर विंग को ढूंढ रहा था। वो कल्टीवेटर बाउशन शहर ने भेजा है और एक ऑफर भी भेजा है कि वो विंग को अपना डिसिपल बनाना चाहती है। मैडम यू को छोड़कर वहाँ सभी बहुत खुश थे। बाउशन शेरन मोस्ट पावरफुल इमोर्टल कल्टीवेटर के नाम से जानी जाती है और उनका शिष्य बनना कोई आम बात नहीं थी। ब्रोथल की वो स्टोरी हर जगह फैल गई थी और विंग को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी इसी वजह से मिली थी। सभी लोग विंग को इनकरेज कर रहे थे लेकिन मैडम यू ने उसे मना कर रही थी। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, अगर तुम चले जाओगे तो हमारे सेक्ट का कमांडर कौन बनेगा। इस पर वांग जी ने कहा, क्यों, क्या कल वो आप नहीं थी जो कह रही थी कि विंग इस सेक्ट का कमांडर बनने के लायक नहीं है, तो अब आप उसे अप्रिशिएट क्यों कर रही हो। मैडम यू ने अपनी मुट्ठियाँ भींच ली क्योंकि वो हमेशा वांग जी से हार जाती हैं। सब लोग बहुत खुश थे और विंग भी बहुत खुश था कि फाइनली वो इमोर्टल कल्टीवेटर बनेगा। उसने वांग जी के हाथ को पकड़ा और कहा, लंजा, मेरे साथ एक नई जर्नी के लिए तैयार हो जाओ। एक छोटी सी स्माइल वांग जी के लिप्स पर आ गई और उसे देखकर विंग समझ गया कि वांग जी अग्री हैं। उन्होंने सबको गुड बाय किया और एक नई जर्नी के लिए निकल गए। अब 8 साल बाद। इन 8 सालों में बहुत कुछ चेंज हो चुका था। जैसे जियांग यानली की शादी जिनजिशान से हो चुकी थी। उनका 4 साल का बेटा था। जियांग यानली और जिनजिशान भी इमोर्टल कल्टीवेटर बनने की तैयारी कर रहे थे। जियांग जेंग की शादी नीहुई सांग से हो चुकी थी और उन्हें अभी तक कोई चाइल्ड नहीं था क्योंकि उनकी शादी कुछ महीने पहले ही हुई है। जियांग चेंग अब जियांग सेक्ट का सेक्ट लीडर है। लेकिन आज 8 साल बाद वांग जी और विंग वापस आ रहे थे, इसीलिए सेक्ट में आज छोटा सा सेलिब्रेशन था। विंग और वांग जी अब इमोर्टल कल्टीवेटर थे। उनकी कल्टीवेशन पूरी हो चुकी थी, इसीलिए वो वापस आ रहे थे। नीहुई सांग, जियांग चेंग, जिनजिशान, जियांग यानली, मैडम यू और जियांग फेंगमियान शानवंग कपल का वेलकम के लिए गेट पर ही खड़े थे। थोड़ी देर बाद शानवंग कपल की एंट्री होती है और उन्हें सब सरप्राइज में देख रहे थे। उनकी आंखें बड़ी हो चुकी थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रहे हैं। जब वो यहाँ से गए थे तब वो 2 थे, लेकिन जब वो वापस आए हैं तो वो 6 हैं। वो जान के पास 5 साल का चाइल्ड था। उसके पीछे एक डंकी था जिस पर 8 साल का चाइल्ड था और उसकी गोद में भी एक बच्चा था। और
उसके पीछे वांगजी था जिसकी गोद में 5 साल का बेबी था और उनकी ऐसी हालत देखकर न्यू सांग ने कंफ्यूज मैनर में कहा, ब्रदर वी, आप इमोर्टल कल्टीवेशन करने गए थे या बच्चों की दुकान खोलने गए थे? यह सुनकर वांगजी का पूरा फेस रेड हो गया और वी के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। आफ्टर ऑल सब जानते हैं कि तुम यूनमक के सबसे बड़े प्ले बॉय हो और तुमसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। जियांग चिंग ने अनोयंस में अपनी आंखें रोल की और कहा। तभी वो 5 साल का बेबी जो विंग की आर्म्स में था उसने जवाब दिया, क्यों अंकल, आप जेलस हो क्योंकि आप वो नहीं कर पाए जो मेरे फादर ने कर दिखाया? उस लिटिल बॉय के वर्ड्स को सुनकर सब लोग हंसने लगे। मैडम यू चुपचाप थी, उन्होंने कुछ नहीं कहा। कमोन हर्षन, अपने चाइल्ड काम से इंट्रोडक्शन करवाओ, यानी ने स्वीट स्माइल के साथ कहा। उसके बाद विंग ने अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाया। विंग की पहली बेटी का नाम विजिया था। उसके 2 साल के 5 साल के बेटे थे जो प्लेफुल नेचर के थे, बिल्कुल अपने फादर की तरह। उनके नाम वी आनिंग और वियाशिंग थे और उनका 2 साल का एक और बेटा था जो वांगजी की तरह क्वाइट था और उसका नाम वी लेनशी था। उसके बाद सब लोग अंदर आए और ब्रेकफास्ट करने लगे। मानना पड़ेगा ब्रदर वी, आपने अपनी कल्टीवेशन के साथ अपनी हेरिडिटी को भी बढ़ा लिया है, न्यू सांग ने कहा। मेरे पास और भी बेबीज हैं जो आने वाले हैं, एक बार उन्हें आने दो फिर ये कहना। जब विंग ने यह कहा तो सबने उसकी तरफ बड़ी आंखों से देखा। बेबीज मतलब? सब लोग चिल्लाए। वांगजी फिर से प्रेग्नेंट है और वो भी ट्विंस के साथ? जिनजिशुआन ने शॉकिंगली पूछा। 3, आनिंग ने जिनजिशुआन की मिस्टेक को करेक्ट करते हुए कहा। न्यू सांग का खाना उसके गले में अटक गया और वो कफ करने लगा। यांग जियांग ने तुरंत उसे पानी दिया और उसने पानी पिया और कहा, वांगजी 3 बेबीज से प्रेग्नेंट हैं, 4 बच्चे होने के बावजूद। विंग ने हैप्पीली नोट किया और वांगजी ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। हे ब्रदर वी, तुम्हारे लिटिल ब्रदर में बहुत ज़्यादा पावर है, न्यू सांग ने टीजिंग टोन में कहा। तुम क्या कर रहे हो यहाँ, बच्चे हैं, जियांग चेंग ने उसे डांटते हुए कहा। इसीलिए हुई सांग चुप हो गया, लेकिन उन्हें सरप्राइज करते हुए 5 साल के बच्चे ने कहा, नो प्रॉब्लम अंकल, हम इन सब मामलों में एक्सपीरियंस हैं, हम बड़े ब्रदर बन चुके हैं, है ना बाबा? विंग को अपने सन पर प्राउड हो रहा था। तभी न्यू सांग ने शरारती टोन में कहा, क्या तुम ये जानते हो कि तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी माँ के वोम में बेबी को कैसे ट्रांसफ़र किया? उन बच्चों ने कहा। बाबा हैड अ बिग इंजेक्शन और उन्होंने उसे मम्मा के में इंजेक्ट किया और उससे मम्मा की टम्मी सूज गई और थोड़े दिनों बाद ही उनके वोम से बेबी बाहर आएंगे और जो हमारे ब्रदर होंगे। विंग अपने सन्स पर प्राउड था। तभी वहीं सभी लोग चकित थे। वहीं वांगजी की आंखें, नाक, चेहरा सब कुछ रेड हो चुका था। वो बस वहाँ अपने सिर को झुकाकर बैठा था। उसके पास उसकी 8 साल की डॉटर थी। वो इंटेलिजेंट और समझदार थी। वांगजी अपनी लाइफ में बहुत खुश था। वो अपने हस्बैंड और फैमिली को लेकर बहुत खुश था। उसने उसे पूरी आज़ादी दी और वो सारी खुशियाँ दी जो उसे कभी नहीं मिली। कुछ ही दिनों में विंग के सन ने सबका दिल जीत लिया। मैडम यू भी उन बच्चों से प्यार करने लगी थी, लेकिन 2 दिन रुकने के बाद विंग यूनमक को छोड़कर जाना चाहता था क्योंकि उन्होंने येलिंग में एक छोटा सा घर बना लिया था। वो सब वहीं रहते थे और वहीं वापस जाना चाहते थे। लेकिन चेंग ने कहा, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम मेरे कमांडर बनकर हमेशा मेरे साथ रहोगे। यह सुनकर विंग ने अपना सिर झुका लिया। हाँ, उसने वादा किया था, लेकिन वो भी एक फैमिली चाहता है, एक हैप्पी फैमिली, ताकि वो अपना टाइम अपनी फैमिली के साथ बिता सके। चेंग ने तब उसकी तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें बांधना नहीं चाहता, मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। अगर तुम अपनी फैमिली के साथ खुश हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन मिलने आते रहना। ये सुनकर विंग ने चेंग को हक कर लिया। आज वो सभी के लिए निकलने वाले थे, इसीलिए चेंग ने उनके लिए कैरेज का अरेंजमेंट किया। लेकिन आनिंग ने कहा, नहीं अंकल, इसकी ज़रूरत नहीं है, हमारा एप्पल हमारे साथ आ रहा है। एप्पल? न्यू सांग ने कन्फ्यूजन में पूछा। तभी वो जियान मुस्कुराया और कहा, हाँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। वो लोग उस डंकी के पास गए और कहा, ये हमारा एप्पल है और कैरेज है। लेकिन कैसे? वांगजी 3 मंथ प्रेग्नेंट है और उसके लिए मुश्किल होगा, चेंग ने चिंतित होते हुए कहा। विंग ने उसे चिंता करने से मना किया और वो सभी डंकी पर बैठ गए, लेकिन वो डंकी हिल ही नहीं रहा था। तभी लोगों ने उनकी तरफ कन्फ्यूजन में देखा। जब वो डंकी अपनी जगह से हिल नहीं रहा था तो ये इतनी लंबी जर्नी कैसे तय करेंगे?
तभी आशिंग ने उस डंकी के सामने एक एप्पल रखा और वो डंकी उसे फॉलो करने लगा। उसके बाद उन सबने उनको गुड बाय किया और वहाँ से निकल गए। सच ए स्ट्रेंज फैमिली, सब घर वालों के दिमाग में बस यही था। तो है एवरीवन, ये सिर्फ एंड हो चुका है। प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना कि आपको पार्ट कैसा लगा और आपको विंग की फैमिली कैसी लगी। सच में विंग शायद बेबीज की शॉप खोलने गया था। तो प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स में बताना कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।